मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज में जितने भी एक्ट्स हुए हैं जो ब्रिटिशर्स द्वारा इंडियन पे लगाए गए थे, उसकी एक सीरीज है। छोटा सा वीडियो होगा 22 स्लाइड्स का, इसे कवर करते हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने एक जगह लिया हुआ है और उसकी जो है सोल्यूशन वीडियो फॉर्मेट में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो S60 लर्निंग्स में आप लोग का वेलकम है। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पिट्स इंडिया अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, ये क्वेश्चन है। तो पिट्स इंडिया एक्ट ये 1784 का है, 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था, ठीक है। और उस समय, ठीक है, पीएम कौन थे और कुछ किसने पारित किया था इसके बारे में तो यहाँ पे नहीं दिया गया है। It allowed the court of directors to manage the commercial affairs but created a new body called a board of control to manage the political affairs. विलियम पिट 1783, पिट्स इंडिया यानी पिट है, तो विलियम पिट के नाम पे ये पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। पिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट यानी अधिनियम 1784 का। तो क्वेश्चन तो यही आता है टीसीएस में कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो ये हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। चार्टर्ड एक्ट 1833, इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को भारत का जो है गवर्नर जनरल बनाया गया था। बंगाल का जो भी गवर्नर होगा वो भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा। और देखो, पहले जो राजधानी थी इंडिया की वो कोलकाता थी, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। बाद में 1911 में कोलकाता से दिल्ली राजधानी कर दिया गया, ठीक है। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कर दिया गया 1911 में। इंडिया की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया 1911 में, ठीक है। बाकी ये ट्रेड मोनोपोली ये सब चीज़ों की बात हो रही है ना, तो ये तो है नहीं। अंग्रेज आए किस सन में? तो अंग्रेज आए थे सब 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश इंडिया में 1600 की ईस्वी में आए थे, ठीक है। और डेट क्या था, डेट भी लिख लो। तो 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश जो है, यूरोपीय आगमन में मैंने बताया था कि ब्रिटिश जो है 31 दिसंबर 1600 में इंडिया में आए थे। और अपना पहला कारखाना इन लोगों ने मसूलीपट्टनम में खोला था 1603 में। भारत में संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस अधिनियम के साथ शुरू हुई थी? संसदीय प्रणाली यानी संसद सिस्टम, संसद वाला, ये किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया था? तो ये भी है 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, जिसके तहत संसदीय प्रणाली जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी। संसदीय प्रणाली इंट्रोड्यूस की गई थी। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम भारतीय संघ में एक नया राज्य बन गया? तो ये 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975, 36वां संविधान संशोधन, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन 1975 का है। और सिक्किम आर्टिकल 371F के अंतर्गत आता है। जैसे यहीं पे मैं आर्टिकल बताऊं, देखो आर्टिकल 371F के अंतर्गत सिक्किम आता है, सिक्किम। और 371 के अंतर्गत आर्टिकल 371, एक ही जगह मैं सारी चीज़ों को कवर करा दे रहा हूँ। तो देखो 371 के अंतर्गत क्या आएगा? ये आएगा महाराष्ट्र प्लस गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात 371 के अंतर्गत आएगा। 370 तो सबको पता है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। 371 डी के अंतर्गत क्या आएगा? देखो 371 डी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश आएगा, आंध्र प्रदेश।
तो यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे ताकि इजी विजुअल रहेगा सबको। तो आर्टिकल 371 डी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी तो सब इजी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो। तो ये 371 एफ के अंतर्गत आएगा। और 36वां संविधान संशोधन 1975 का ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ठीक है, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975, ये सिक्किम के लिए। सिक्किम को नए राज्य का दर्जा मिला, नए राज्य का दर्जा। निम्नलिखित में से किसे व्यापक के सिद्धांत को लागू करने के लिए करके संलग्न नहीं किया गया था? निम्नलिखित में से किसे व्यापकगत के सिद्धांत को लागू करके संलग्न नहीं किया था? तो ये क्या था? सतारा, मैसूर था। मैसूर, सतारा के बारे में भी एक विशेष जानकारी ले लो। सतारा पहली वो क्या बोलते हैं, सतारा पहला राज्य था, राज्य कह लो या फिर ऐसे कह लो कि जगह था जहाँ पहली बार जो है हड़प की नीति, हड़प की, डलहौजी की हड़प की नीति थी ना, हड़प की नीति पहली बार लागू की गई थी, पहली बार लागू, ये सतारा था। सतारा। क्वेश्चन आता है कि कौन सा राज्य था जहाँ पे पहली बार डलहौजी की हड़प की नीति लगाई गई थी? तो ये हो गया सतारा डिस्ट्रिक्ट। मैसूर है। मैसूर पे व्यापकगत सिद्धांत जो है लागू करके संलग्न नहीं किया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापकगत सिद्धांत। ठीक है, कौन लेकर आया था व्यापकगत सिद्धांत, ये बताओ। तो व्यापकगत सिद्धांत ये 1846 से 1856 के बीच लागू किया गया था और ये डलहौजी का था। डलहौजी की व्यापकगत सिद्धांत थी। ठीक है, और राज्य हड़प की नीति डलहौजी की कब कौन सी है? 1853 का है, 1853, 1853 की डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति। कि जिस राज्य में अगर राजकुमार ना हो, कोई लड़का ना हो जो आगे राजकुमार बनेगा और फिर संभालेगा राज्य को, फिर उसकी नीति, उसकी जो है राज्य को ब्रिटिश की हुकूमत के अंदर रख लिया जाएगा। राज्य हड़प नीति, हड़पने की नीति, कि जिस भी राजा का लड़का नहीं होगा कोई, तो लड़कियां होंगी, तो लड़कियां राजा नहीं बनेंगी और उस राज्य को ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत ले लिया जाएगा। अगला, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल असेंट ऑन। आरटीआई अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। तो आरटीआई है 15 जून 1905, 2005। कहते हैं ना कि आरटीआई को कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का आयोग, सूचना का अधिनियम, सूचना, राइट टू इंफॉर्मेशन हो गया ना, सूचना का अधिनियम 2005, और ये 15 जून का है, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया गया था, स्वीकृत। कंसोर्शिप प्रेस एक्ट 1799, ये भी स्टैंडर्ड है। अच्छा, 1799 में क्या हुआ था? टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, ये भी बहुत फेमस है। लास्ट बैटल ऑफ मैसूर, टीपू वर्सेस वेलजली। ठीक है, ये फोर्थ बैटल था मैसूर का, फोर्थ बैटल ऑफ मैसूर, यहीं पे ऐड कर लो क्योंकि ये लिखा हुआ था इसलिए मैं बता दिया हूँ। फोर्थ बैटल ऑफ मैसूर। मैसूर के टोटल 4 लड़ाइयाँ हुई हैं जिसमें लास्ट में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 में, उसमें हार जाता है और अंग्रेजों के तरफ से लॉर्ड वेलजली था। ठीक है, तो ये हो गया। वारनाकुलर प्रेस एक्ट 1822 का है। वारनाकुलर प्रेस एक्ट न्यूज़पेपर एक्ट था, समाचार पत्र पे, 1822 का। तो ये भी ऐड कर लो, इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक जगह मैंने लिया है। वारनाकुलर प्रेस एक्ट 1822 का था। ये लीटन लेकर आया था, लॉर्ड लीटन ने वारनाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था। और इसे ख़त्म किसने किया था? तो ये ख़त्म किया गया था रिपन के द्वारा। रिपन ने क्या किया? इसे ख़त्म कर दिया। लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट
लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट, यानी हथियार रखने के लिए लाइसेंस रखना पड़ेगा, ये 1823 का है। लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट, या फिर कोई आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा ब्रिटिश हुकूमत से। और ये इंडियन के लिए था, केवल इंडिया पे ही लग रहा था, बाहर से कोई ब्रिटिशर्स के अलावा इंडिया में बिजनेस नहीं कर सकता था। या फिर पुर्तगाली अगर कर रहे थे, पैरेलल पुर्तगाली कर रहे थे, तो उनको काफ़ी बड़ा अमाउंट में टैक्स पे करना पड़ता था। तो ये 1823 का हो गया। मेटकाल्फ एबॉलिश इट, अच्छा जॉन मेटकाल्फ ने इसे एबॉलिश कर दिया था 1835 में। जो ये लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट आया था, ये मेटकाल्फ ने एबॉलिश कर दिया था 1835 में। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला, और ये 1882 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, ये पुर्तगालियों ने, अच्छा पहली बार प्रिंटिंग प्रेस किसने लाया था? पुर्तगालियों ने ही पहली बार प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। पहली बार प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने लाया था 1670 में बॉम्बे में। 1670 में बॉम्बे में पहली बार पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस ले आए थे। जेम्स सिक्की बंगाल गजट, अच्छा जेम्स सिक्की की पुस्तक का नाम क्या है? बंगाल गजट, जो 1780 में पब्लिश की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है बंगाल गजट किसका लिखा हुआ है? ये जेम्स हिक्की की क्या है? एक पुस्तक कह सकते हो, पत्रिका कह सकते हो, बंगाल गजट, जो 1780 में लिखी गई थी, जेम्स हिक्की की बंगाल गजट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए? देखो, सेंसरशिप प्रेस एक्ट, ये 1799 का, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा हो गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो लीटन लेकर आया था और लिपन ने इसे समाप्त कर दिया 1822 का। तीसरा लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823 का, जो कि एबॉलिश कर दिया गया बाद में मेंटकॉफ के द्वारा, यानी खत्म कर दिया गया मेंटकॉफ के द्वारा 1835 में, 12 साल बाद, आफ्टर 12 ईयर्स। उसके बाद आ गया ये उडंत मार्तंड है, ये 1826 का। ये मेरे को नहीं लग रहा है, नॉन इम्पोर्टेंट, अभी तक पीसीएस में कहीं आया नहीं है। ये 1800, अच्छा एबॉलिश हो गया ना। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस हो गया, जो पुर्तगालियों ने ले आया था बॉम्बे में 1670 में, और जेम्स हिक्की ने बंगाल गजट ले गया था। देखो ये लिख रहा है 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किया गया था। तो ये भी डेट याद कर लो, इंट्रोड्यूस हुआ था 22 में और ख़त्म हुआ था 1882 में रिपन के द्वारा। ठीक है, इंट्रोड्यूस हुआ था 82 में और ख़त्म हुआ है रिपन के द्वारा 1822 में। राज्य भाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहा, जो वर्ष में लागू हुआ। तो 1665 में अंग्रेजी भाषा को लागू कर दिया गया पूरे देश में, हर जगह इंग्लिश को। और इंग्लिश के लिए काफ़ी डलहौजी ने काम भी किया है इंग्लिश के लिए, उसने इंग्लिश में हर जगह डलहौजी की काफ़ी बढ़िया नीतियाँ भी रही। राज हड़प नीति के साथ साथ जैसे तार का आविष्कार करना, टेलीफोन सुविधा, बिजली के तार की व्यवस्थाएं, और रेल, मुंबई से थाने के बीच पहली बार रेल इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, सारी चीज़ें लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो इंग्लिश को आधिकारिक भाषा का दर्जा दे दिया 1965। इंग्लिश को पूरे देश में आधिकारिक भाषा का दर्जा दे दिया। राज्य भाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहा, जो वर्ष में लागू किया 1965 में। ठीक है, ये 1965 का है। यहाँ पे डलहौजी का जिक्र मैंने किया था, वैसे ये 1965 का है। ठीक है, 1965, जो कि संघ के लिए आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहा। जैसे सपोज करो हाई कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो अभी तो हिंदी राज्य भाषा है, तो हिंदी में भी आप क्या कर सकते हैं, दलील कर सकते हैं, वकील जो है दलील करते हैं लोग, लेकिन मोस्टली अभी भी इंग्लिश का ही चलन है वहाँ पे। और संघ के जैसे अंडमान निकोबार केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, तो उनके भी केंद्र शासित राज्यों द्वारा का जो हाई कोर्ट है या फिर गवर्नर्स हैं, जो कि राष्ट्रपति द्वारा गवर्न किया जाता है, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही किया जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये तो लॉर्ड डलहौजी का था, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला ही आंसर हो गया, लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी की नीति है। और डलहौजी
1848-1856 तक गवर्नर जनरल था इंडिया का, ये भी याद रख लो। 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल था इंडिया का, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। 1853 में इसने क्या किया है, ये भी क्वेश्चंस लिख लो। 1853 में विद्युत तार की व्यवस्था, विद्युत तार, टेलीफोन तार, ठीक है, और मुंबई से ठाणे रेलवे, पहली बार मुंबई से ठाणे रेल चलाया, मुंबई से ठाणे ट्रेन चलाया, डलहौजी नहीं। ये सारी चीज़ें डलहौजी की हैं, पहली बार फर्स्ट टाइम रेलवे जब मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। तो डार्क का कलर ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम पारित किया गया? जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, वैसे ही इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। अभी फिलहाल में कितने मैरिज एक्ट हैं? देखो, इंडियन हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, जो कि हिंदू धर्म से जो शादियां कर रहे हैं लोग, वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होंगे। फिर मुस्लिम मैरिज एक्ट, इंडियन मुस्लिम मैरिज एक्ट है, वो हो गया मुसलमान लोगों के लिए। उसके बाद एक इंडियन ईसाई मैरिज एक्ट है, यानी भारतीय ईसाई विवाह, इंडियन ईसाई मैरिज एक्ट, ये किस वर्ष पारित किया गया? तो 1872। 1872 यानी मायो के टाइम पे, लॉर्ड मायो, उस समय 1872 में लॉर्ड मायो था। 1872 में मायो के समय पहली बार जनगणना भी की गई थी। मायो के समय पहली बार भारत में जनगणना की गई थी। जनगणना शुरू हुई, ठीक है। तो ये तो खैर ये पूछ रहा था कि 1800 अधिनियम कौन सा है, तो 1872 अधिनियम है। ईसाई मैरिज एक्ट, 1872 का अधिनियम ईसाई मैरिज एक्ट, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, ऑल्सो कॉल्ड नेटिव मैरिज एक्ट, इसे नेटिव मैरिज एक्ट भी कहते हैं, ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट। ईसाई मैरिज एक्ट को नेटिव मैरिज एक्ट भी कहते हैं, ठीक है। चलो, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो ये चार्टर एक्ट 1813 था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा। ब्रिटेन के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक इकलौती ऐसी कंपनी नहीं रहेगी जो इंडिया पर जो है बिजनेस करेगी, ट्रेड करेगी। और भी कंपनियों को भारत में, जैसे चाइना से भी ट्रेडिंग चालू कर दी गई थी उसी समय। तो 1813 का जो है चार्टर एक्ट था, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1813 के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को भारत में व्यापार के लिए समाप्त कर दिया गया। अक्सर समाचार पत्रों में देखा जाने वाला शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये 2010 का है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, आर्टिकल 21A, ठीक है, कंपलसरी एजुकेशन जिसे कहेंगे, कंपलसरी या फिर राइट टू एजुकेशन, राइट टू कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। कंपलसरी इसलिए मैंने लिखा है कि 6 वर्ष से, अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो 6 वर्ष से और 14 वर्ष के बीच में है, तो उसका कंपलसरी एजुकेशन अनिवार्य है। आप उसे घर में नहीं बैठा सकते, आप उसे शिक्षा देना आपका दायित्व है। ये आर्टिकल 21A के तहत है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010। और अधिनियम लिखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010। शिक्षा
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 जो 1 अप्रैल से लागू हो गया। जैसे 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर लागू हो जाता है ना, तो देखो 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो गया और 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को फंडामेंटल एजुकेशन इज़ वेरी वेरी कंपल्सरी एजुकेशन, सारी चीज़ें मैंने बताई थी। और लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 से 1 अप्रैल 2010। भारत में आरटीआई अधिनियम कब से लागू हुआ? ये तो फिर अगेन रिपीट कर गया ना, 2010 का आरटीआई अधिनियम है, राइट टू एजुकेशन, 1 अप्रैल 2010 का। भारत में सरकार की दोहरी प्रणाली किस की शुरुआत हुई? किस अधिनियम के कारण भारत में सरकार की दोहरी प्रणाली की शुरुआत हुई? तो ये हो गया पिट्स इंडिया एक्ट 1884 का। 1884 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत सरकार भारत में दोहरी प्रणाली, ड्यूल कंट्रोल इंडिया में लागू हो गया, जो कि ग्रेट ब्रिटेन के क्राउन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के द्वारा चलाया जाता था। तो लिख लो इसके बारे में। चार्टर एक्ट 1773, इसके तहत दोहरी शासन प्रणाली ये लागू कर दी। दोहरी का मतलब दो, एक तो ब्रिटेन का यानी यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूनाइटेड किंगडम, इसका शासन रहेगा, और दूसरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के द्वारा इंडियन पीपल पे, इंडियन पे रूल किया जाएगा। दोहरी शासन प्रणाली। निम्नलिखित में कौन सा भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले को विनियमित करने का पहला प्रयास था? विनियमित करने का पहला प्रयास, तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। दैट वाज द फर्स्ट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित करने का पहला प्रयास था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। दोहरी शासन प्रणाली भी 1773 की है और रेगुलेटिंग एक्ट भी 1773 में ही पारित हुआ है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। द्वैध शासन आ गया। द्वैध शासन 1935 का है, 1919 का हो जाएगा द्वैध शासन, ठीक है। द्वैध शासन, भारत के प्रांतों में द्वैध शासन, ये 1 लाइन क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार अधिनियम 1935। यहाँ ऐड कर लो भारत सरकार, द्वैध शासन के बारे में बता रहा हूँ, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें क्या हुआ? द्वैध शासन लागू कर दिया गया। द्वैध शासन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में लागू कर दी गई। 35 नहीं है, 19 है, ठीक है, 19 है। दोहरी शासन प्रणाली है ना, द्वैध शासन नहीं, दोहरी शासन है ये। दोहरी शासन, ठीक है, द्वैध प्रणाली है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट जिसे कहते हैं, ठीक है, कहीं लिखा तो नहीं है, ऐड नहीं हुआ, बट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है, ठीक है। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919, और एक और आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, ये भी 1919 का ही था। ऐड कर लो यहीं पे, जगह नहीं है अदरवाइज मैं लिखवा देता। भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के विभाजन को सुनिश्चित कर दिया? तो ये 1947, 3 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ये भारत को के विभाजन को सुनिश्चित कर दिया।
एक उस समय लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे, वायसराय थे इंडिया के। लॉर्ड माउंटबेटन वो इंडिया के क्या थे, वायसराय थे। लॉर्ड माउंटबेटन वो इंडिया के क्या थे, वायसराय थे। वायसराय ऑफ इंडिया। और ये कौन सा आंसर हो गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अगला, 1817 से 1818 के अधीनस्थ गठबंधनों की बातचीत। तो निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की रियासतों के साथ 1817 से 1818 के अधीनस्थ गठबंधनों पर बातचीत की? तो राजपूताना चार्ल्स मेंटकॉफ था। लिखो चार्ल्स मेंटकॉफ। चार्ल्स मेंटकॉफ ने राजपूताना की रियासतों के साथ 1817 से 1818 के अधीनस्थ गठबंधन की बात की थी। चार्ल्स मेंटकॉफ, सबऑर्डिनेट अलायंस ऑफ 1817 टू 1818, प्रिंसली स्टेट ऑफ राजपूताना, जो कि राजपूतों द्वारा गवर्न किए जा रहे थे। प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या है, जिसपे प्रिंस यानी राजकुमारों का शासन था, राजा का शासन था। तो ये 1817 से 1818 के बीच मेंटकॉफ ने राजपूताना गठबंधन किया था। राजपूताना, अभी प्रिंसली स्टेट सबऑर्डिनेट अलायंस है ना, ऐसे लिखो। सबऑर्डिनेट अलायंस को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं, अधीनस्थ गठबंधन। सबऑर्डिनेट का मतलब हो जाएगा अधीनस्थ गठबंधन। जिस भी स्टेट जो कि प्रिंसली स्टेट से, जैसे भी वर्तमान में जो है सिंधिया है, ग्वालियर घराना था, जो भी घराने जो राजों द्वारा राजपूतों द्वारा क्या गवर्न किए जा रहे थे, जो भी स्टेट जिसे प्रिंसली स्टेट कहते हैं, तो उनके साथ गठबंधन किया, अधीनस्थ गठबंधन 1817 से 1818 का। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किन विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? तो 5 सब्जेक्ट थे, 5 सब्जेक्ट्स वर ट्रांसफर टू कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मतलब संघ सूची और स्टेट लिस्ट का मतलब राज्य सूची। तो राज्य सूची से समवर्ती सूची में, कंकरेंट यानी समवर्ती, संघ नहीं, संघ हो जाएगा यूनियन लिस्ट। 3 तरह की लिस्ट होती है इंडिया में, 3 तरह की लिस्ट है, 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट है। एक राज्य लिस्ट है, एक संघ लिस्ट है यानी यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट है, ये स्टेट हो गया, ये यूनियन हो गया, और एक हो गया समवर्ती, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट। तो ये 5 सब्जेक्ट्स थे जो राज्य लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में हस्तांतरित किए गए, यानी स्थानांतरित किए गए थे। 5 सब्जेक्ट टोटल, 5 सब्जेक्ट। इसमें क्या था, वेट वेट था, वेट देखो, फॉरेस्ट है, वीट्स है, वेट्स एंड मेजरमेंट, और क्या एजुकेशन है, एजुकेशन तो था ना। क्या कह रहा, कौन सा नहीं है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के किस विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? तो 5 सब्जेक्ट्स थे। 5 subjects were transferred to concurrent list from state list, that is education, forest, weight and measurements, protection of wild animals and birds, and fifth by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976। तो एजुकेशन तो है ही, देखो एजुकेशन तो है ही, एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, वेट है, तो इसका तो तीनों आंसर होना चाहिए ना, ऑल ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर डी नहीं होगा, ठीक है, ये डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, सी है ना, तो सी नहीं करेंगे।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि देखो वेट भी है, फॉरेस्ट है, एजुकेशन है, वेट एंड मेजरमेंट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, प्रोडक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड एनिमल्स, बर्ड्स। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1996 का है। अगला, तो ये 21st स्लाइड था, कंप्लीट हो गया आपका। होमवर्क है, होमवर्क में क्या है, ये तो 15 जून हो जाएगा ना, इसका आंसर सबको रटा दिए होंगे। 15 जून 2005 का क्या है, राष्ट्रपति द्वारा आरटीआई को स्वीकृत किया गया था, राइट टू एजुकेशन इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये 15 जून 2005 का। तो सेशन द एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।